नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पे उपचुनाव हैं, जिसमें मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होना है। और उपचुनाव को लेकर चल रहा है जो प्रचार है वो 5 बजे थम जाएगा, लगभग थम चुका है। और 5 दिसंबर को चूंकि यहां वोट डाले जाएंगे और 3 सीटों पे 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो जो चुनावी शोर है वो आज थम गया है। चूंकि अब तक लगातार सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं, संबोधन और समीकरण बनाए जा रहे थे, लेकिन अब वो चुनावी शोर जो है वो थम गया है। अब 5 दिसंबर को यहां पे मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तस्वीर 8 को साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले सभाओं और सम्मेलनों में राजनीतिक पार्टियों ने, उनके दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। तो उपचुनाव को लेकर जो प्रचार है वो थम गया है। अब यहां पे 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी कि इन 3 सीटों पे जनता किसके साथ गई और किसे नकार दिया। तो सबसे दिलचस्प मैनपुरी का चुनाव, रामपुर, खतौली, ये 3 जगह जहां पे वोट डाले जाने हैं। कई मुद्दे हैं जिसपे लोग खुल के बात कर रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर चल रहा जो प्रचार है वो थम चुका है। 3 सीटों पे मतदान होगा, जिसमें रामपुर की सीट है, जिसमें खतौली की सीट है और मैनपुरी की सीट है। यहां पे तमाम दिग्गज पहुंचे सभाएं और सम्मेलन करने, अपनी अपनी जीत के दावे किए, लोगों से मतदान की अपील की अपने पक्ष में। कई मुद्दे हावी रहे इस चुनाव प्रचार के दौरान। अब जनता किसके वादों पे और किसके कहे पे भरोसा करेगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। 5 को मतदान होगा तो 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि चाहे मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, वहां के जनता का मूड क्या है। और उसमें अपने आप में एक संदेश होगा निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में यह चुनाव, अगर मैनपुरी की बात करें तो पाने और खोने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी की कोशिश होगी कि मैनपुरी की सीट को पाया जाए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उसे खोने ना दिया जाए। तो 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कई मुद्दे इस चुनाव में सुनाई दिए, बयानों के बाण एक दूसरे पे चलाए गए, साधने की कोशिश की गई, सामने वाले को छोटा बना के खुद को बड़ा साबित करने के लिए भी कोशिश की गई। तो हमारे साथ इस वक्त रामपुर से फहीम खान हैं, इसके अलावा नदीम सिद्दीकी हैं और हमारे संवाददाता सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। इस चुनाव प्रचार में चूंकि हमने आजम खान को भी देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, योगी आदित्यनाथ को भी देखा, तमाम दिग्गजों को देखा, आज प्रचार थम चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा था जो इस चुनाव प्रचार में सुनाई दिया? बिल्कुल, देखिए राजेश, 5 बज चुके हैं और 5 बजते ही प्रचार का शोर थम चुका है। मैं अपने यहाँ की बात करूं तो रामपुर में जयंत चौधरी सबसे आखिर में चुनाव प्रचार में उतरे और उन्होंने बहुत जबरदस्त यहाँ लोगों को संबोधित किया। और संबोधन के साथ ही उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये जो चुनाव है आजम खान की इज्जत का और उनके वक्त सबसे ज्यादा जो मैं अगर मुद्दे की बात करूं तो वो आजम खान बनाम सरकार है। आजम खान के नाम पर ही रामपुर के अंदर चुनाव लड़ा गया है और जो मेन मुद्दा इनका है वो यही है कि आजम खान की जो ये परंपरागत सीट है, इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए। पूरी ताकत के साथ लोगों को, चाहे इमोशनल तरीके से स्पीच देने की बात हो या फिर हेड स्पीच देने की बात हो, कोई तरीका नहीं बचा जिस तरीके से लोगों को रिझाने की और अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं की गई हो। अगर मैं आजम खान की बात करूं तो आजम खान ने कोई पैतरा अपना बाकी नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने चलने के बाद जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश ना की हो, चाहे वो बहुत ज्यादा विवादित बयान ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बयान दिए। और आज भी उन्होंने इसी मंच से, जहां मैं खड़ा हूं, ये किले का मैदान है, इसी मंच से आजम खान ने बहुत भावनात्मक अपीलें लोगों से कही हैं और उनके जमीर को जगाने की बात कही है और कहा है कि जाग जाओ वरना बहुत बुरे दिन आने वाले हैं।
तो इस तरह से जो उन्होंने रिझाने की कोशिश की है उसमें वो कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाले 8 तारीख बताएगी। लेकिन जो वोटिंग का दिन है परसों, इस वोटिंग के दिन कितनी वोटिंग होती है और कितनी सुरक्षा के साथ होती है इसका मैं जिक्र करूं राजेश, तो 7 लेयर की सुरक्षा रामपुर के हर बूथ पे होगी और उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे होंगे पुलिस अधीक्षक और उसके साथ में जिलाधिकारी, पर्यवेक्षक भी यहाँ मौजूद हैं कई, और उसके बाद नजर बनाए हुए आयोग भी। वोट जो ईवीएम मशीन है उस पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी हुई है। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसका लाइव प्रसारण आयोग अपने मॉनिटरिंग रूम्स में देख सकता है। तो यहाँ पारदर्शिता की अगर मैं बात करूं तो हर चीज को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल ने बड़े कायदे के साथ उसको रखा है और उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा की है। मशीनों को भी उन्होंने ट्राई किया है और टेस्टिंग में जो मशीनें खराब पाई गई हैं उन मशीनों को वहां से हटा दिया गया है और उसको मशीन को नहीं लगाया जाएगा। जो मशीनें सही साबित हुई है उनको रखा गया है और उसी की तैयारी है। तो पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर 12 कंपनियां फोर्स रामपुर के अंदर मौजूद रहेगी जिसमें 7 लेयर की सुरक्षा बूथ की रहेगी। जी ठीक है। मुजफ्फरनगर से खतौली सीट से हमारे साथ चूंकि इस इलाके से सचिन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, चुनाव का प्रचार जो है वो थम चुका है। सबसे अहम मुद्दा क्या रहा जिसका जो चुनावी शोर में वो सुनाई दिया, उसकी गूंज सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पे भी तमाम दिग्गज हमने देखे चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की तरफ से कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रही। भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है, आगे भी इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। और क्योंकि विक्रम सैनी कवाल दंगे को लेकर सजा पाए हैं, उसी को लेकर उनकी सदस्यता खत्म हुई है, तो कवाल दंगा भी एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहा है। वहीं विपक्ष ने, अगर विपक्ष की बात करें तो गन्ना भुगतान और गन्ने की कीमत को लेकर बड़ा मुद्दा रहा। भाजपा ने विपक्ष का जो प्रत्याशी है, रालोद का प्रत्याशी है, उसको बाहरी और बाहुबली बताया, ये भी मुद्दा रहा। तो कई मुद्दे यहाँ पर हावी रहे और अब क्योंकि 5 बज चुके हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, तो अब देखना होगा 5 तारीख को किसकी किस्मत जगती है, किसके पक्ष में जनता जाती है। जी ठीक है। हमारे साथ नदीम भी है मैनपुरी से। नदीम, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सवाल ये कि चुनावी प्रचार थम चुका है और हमने देखा ये सीट जो है सबसे दिलचस्प मुकाबला यहां देखा जा रहा है। एक तरफ डिंपल यादव, दूसरी तरफ रघुराज शाक्य। यहां का समीकरण क्या कहता है और कौन सा मुद्दा सबसे हावी रहा, चूंकि सहानुभूति फैक्टर भी यहां देखा गया। देखिए, मैनपुरी की अगर बात की है तो मैनपुरी में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट देखने को मिला है, सबसे बड़ी बात है, जो दिलचस्प बात निकल के आ रही है, वो मुलायम सिंह की सिंपैथी जो समाजवादी पार्टी की कोई भी नेता हो, चाहे सपा मुखिया हो या वो राम गोपाल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, या परिवार का अन्य कोई सदस्य हो, या प्रदेश का कोई भी बड़ा डेलीगेशन हो, तो जो मैनपुरी में प्रचार में लगे हुए उन सबका सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि क्योंकि मुलायम सिंह का मैनपुरी के लोगों से जमीन लगाव रहा है, जमीनी नेता रहे, जड़ से जुड़े हुए लोग नेता रहे, तो सबका कहना ये है केवल ये चुनाव जो है मुलायम सिंह यादव की नेताजी के श्रद्धांजलि के रूप में उसको आप देखिएगा, और मुलायम सिंह की सिंपैथी से सांत्वना के रूप में इस चुनाव को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मैनपुरी में खोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे लोकसभा में उसको आश्रित नहीं है। तो अब जो है वो सिस्टम जो बना है, मुलायम सिंह के निधन के बाद में इस चीज का जो दोबारा उपचुनाव हो रहा है, मुलायम सिंह के निधन के बाद में पहला बिना मुलायम सिंह के चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी गेन होगा तो वो उसके बेनिफिट के लिए होगा, उसके हक में होगा। तो बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। अगर बाई चांस इस सीट को बीजेपी गेन कर देती है तो एक बहुत बड़ी लकी ड्रॉ के रूप में साबित करेगी, लेकिन इसको कुछ कहना भी जल्दबाजी हो, क्योंकि जो मैनपुरी मुलायम सिंह गढ़ रहा है और गढ़ था, लोग जो समाजवादी कहते हैं, उसके हिसाब से मुलायम सिंह का जो गढ़ उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, या परिवार का अन्य कोई सदस्य हो। जैसे कि अखिलेश यादव ने कल करहल में अपनी विधानसभा में रोड शो किया, तो आज डिंपल यादव ने जसवंतनगर विधानसभा में चाचा शिवपाल यादव और उनके पुत्र के साथ में रोड शो किया, तो अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी में जनसभाएं भी की। वहीं बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम में बरनाल में भी जनसभाएं की। तो दोनों पार्टियों का अपना अपना दायित्व है और अपना अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं और जो रूठे हुए उनको मनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होगी, जब 8 तारीख को परिणाम आएगा पता जब ही चलेगा कि किसके सिर
चेहरा सजेगा और किसको जीत मिलेगी, किसको मिलेगी हार का सामना करना पड़ेगा। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी, हालांकि आयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोग के ऊपर बराबर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है या जिला प्रशासन काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से ये लोग एक निवेदन कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिससे कि मुझे मुलायम सिंह यादव की जो सिंपैथी है वो मुझे मिल सके। लेकिन चुनाव आयोग भी स्ट्रिक्ट काफी नजर आ रहा है, क्योंकि मैनपुरी में पिछली बार की चुनाव पुलिसकर्मियों की अपेक्षा सिक्योरिटी के हिसाब से इस बार 1.5 गुना अधिक फोर्स की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात रहेगा। ठीक, मैं आता हूं आपके पास और आगे कई सवाल हैं, लेकिन फहीम, रामपुर की अगर बात करें, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग भी हैं, हम देख पा रहे हैं, अगर संभव हो तो आप उनसे बात करें कि यहाँ पे कौन सा अहम मुद्दा रहने वाला है जिसपे वोट डाले जाएंगे, यहाँ का अगर सबसे अहम मुद्दे की बात करें। जी बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस तरह से रामपुर के मुद्दे की बात है, यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जनसभा में स्पीच सुनने के बाद अभी नहीं गए हैं। कई नौजवान मेरे पास हैं। यह रामपुर में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कुछ बता सकते हैं आप? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इन 6 साल की सरकार में कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी एक वोट नहीं लगा। जो भी विकास किए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में हुए, और जो भी आपको यहाँ मिलेंगे मोहम्मद अजहर खान ने विकास किया, चाहे पानी की टंकियां हों, चाहे रोड हों, सारे विकास जितने भी हैं वो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को 6 साल में कोई भी विकास नहीं। खाली मुद्दों के नाम पे उन्होंने भटकाया है लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कुछ भी नहीं। यहाँ आप और जानेंगे हम लोगों से क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ। यहाँ विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है। पिछले 7 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, उसमें ना ही कोई विकास हुआ है, ना ही कोई काम हुआ है। एक जिक्र बहुत चल रहा है अब्दुल दरी बिछाएगा। बीजेपी की सरकार में ना ही कोई अब्दुल राज्यसभा गया है, ना ही कोई विधानसभा गया। तो देखिए अब्दुल क्या करेगा, अब्दुल तो दरी ही बिछाएगा ना। अब्दुल दरी बिछाएगा और अब्दुल पहले पोछा भी लगाएगा। पार्टी किसी अब्दुल को राज्यसभा भेजती या विधानसभा भेजती तो हम समझ सकते थे कि रामपुर का विकास होगा या इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। देखिए आज तक का दौर है पूरा, बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन किसी भी अब्दुल को आज तक कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं सम्मान, कोई सम्मान नहीं। तो समाजवादी पार्टी में अब्दुल दरी बिछाएगा। फहीम, आपके पीछे कुछ बच्चे बहुत उत्सुक हैं कैमरे के आगे आने को लेकर, इनसे पूछिए कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बहुत उत्सुक हैं वो अपने आप को लेकर। आपके पीछे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे खुशी में सर आगे खड़े हैं। न्यूज वन इंडिया इनका बहुत पसंदीदा चैनल है और ये लोग हमेशा न्यूज वन इंडिया देखते हैं रामपुर में। रामपुर के अंदर न्यूज वन इंडिया बहुत जबरदस्त। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलिए बेटा। साइकिल क्या कहा, कौन सा पसंद है आपको? साइकिल का साइकिल पसंद है। क्यों पसंद है बेटा, क्यों पसंद है बेटा बताओ। अच्छा, आजम खान इसलिए पसंद है। जितना भी विकास हुआ है वो सिर्फ आजम खान ने ही। ये बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि आजम खान है साइकिल में, इसलिए उनको साइकिल पसंद है। तो रामपुर के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ खास तौर से उद्योगों की बड़ी कमी है। कोई उद्योग रामपुर के अंदर नहीं है। रजा टेक्सटाइल जो पहले ही बंद हो चुका है। राजेश, ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, यानी अभी कई मुद्दे हैं और मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो मुकाबला बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है। देखना होगा जनता जिस दिन मतदान करेगी उस दिन किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। पूरे चुनाव पे नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां 5 दिसंबर से 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन होगा और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान इसका प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। 5 और 6 दिसंबर को 2 दिन तक कला प्रदर्शनी होगी और आशा ज्योति व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा नगर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। 5 और 6 दिसंबर को 2 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी और आशा ज्योति व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा नगर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे।
और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन पहुंची हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पे उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आजम खान जब भी बोलते हो सिर्फ जहर उगलते हैं, और कभी भी आजम खान ने सही बात नहीं की। बता दें कि जालौन के नरी में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होने पहुंची थी साध्वी निरंजन ज्योति, जहां पे उन्होंने आजम खान पे निशाना साधा। आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप? जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे आदमी के बयान को मैं समझती हूँ कि उनका बयान कौन सा अच्छा आता है, और उस आदमी के लिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए जो भारत माता को डायन कह सकते हैं, राम को अय्यास कह सकते हैं, गंगा माँ को चुड़ैल कह सकते हैं। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते। तो केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन पहुंची, जहां पे आजम खान पे उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब भी जुबान खोलते हैं तो जहर उगलते हैं। तो कभी भी आजम खान ने सही बात नहीं की, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और उनके निशाने पे आजम खान रहे, क्योंकि रामपुर में चुनाव है और आजम खान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कुछ जो बयान है उसके चलते भी आजम खान जो हैं वो विवादों में हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगली खबर मेरठ से है, जहां 10 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया गया और कार सवार युवक पे अगवा के बाद दुष्कर्म का आरोप लगा है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर उसके साथ ये जो गाड़ी चालक है वो उसे ले गया और सीसीटीवी में सफेद सेंट्रो कार देखी गई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। तो एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई और अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर मेरठ से, जहां 10 वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई और कार सवार युवक पे अगवा के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और खबर पीलीभीत से है, जहां 10 साल की बच्ची का शव खेत में बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कल शाम परिजन के साथ मेला देखने बच्ची गई थी और मेले से बच्ची अचानक गायब हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अमरिया क्षेत्र के माधोपुर गांव का यह मामला है, जहां एक 10 साल की बच्ची जो कल परिवार के साथ मेला देखने गई थी, वहां से अचानक लापता हो गई थी और आज उस बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे कार्रवाई की जा रही है ताकि पता चल पाए कि बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम किसने दिया। खबर गाजीपुर से है, जहां महाराजगंज के इस्लामाबाद में माफिया रामज्ञान यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति की कुर्क की गई है। और दरअसल अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित की गई थी और रामज्ञान यादव ने अपनी पत्नी, भाई और भाभी के नाम पे ये संपत्ति बनाई थी। वहीं सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पे गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत ये कार्रवाई की गई है। अपने पत्नी सरिता यादव व भाई की पत्नी जसवंती देवी के नाम से क्रय की गई मौजा महाराजगंज गाजीपुर स्थित अचल भू संपत्ति। और चित्रकूट में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रैपुरा थाना क्षेत्र के भखरवार मोड़ का यह मामला है। तो इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जबकि तेज रफ्तार का कहर यहां पे देखा गया। और खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद पर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की गई है और 6 दिसंबर को मथुरा चलो अभियान के तहत पाठ करने की घोषणा की गई है। हिंदू महासभा ने अभियान के तहत पाठ करने की घोषणा की और मथुरा चलो अभियान को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।
पिछले साल भी लड्डू गोपाल के जलाभिषेक करने की घोषणा की गई थी और पाठ करने की हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा और 6 दिसंबर को आपके अधिकारी हिंदुओं को रोकेंगे तो मुझे इच्छा मृत्यु दें, इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में मथुरा के पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो अत्याचारपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट काटे जा रहे हैं, उनसे मैंने दुखी होकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं ये पत्र पहुंचवा रहा हूं। मैंने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हनुमान जी का अवतार हैं और आपके होते हुए मथुरा के अधिकारी ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 दिसंबर को होने और खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी के 2 निगमों में बड़ा फेरबदल किया गया है और यूपी आरएनएन और सेतु निगम दोनों के एमडी हटाए गए हैं। निर्माण निगम एमडी संजय तिवारी हटाए गए और सेतु निगम के एमडी संजीव भारद्वाज भी हटाए गए हैं। योगेश कुमार को यूपी आरएनएन का एमडी बनाया गया है और राकेश सिंह सेतु निगम के नए एमडी बनाए गए हैं। तो योगेश कुमार को यूपी आरएनएन का एमडी बनाया गया है और राकेश सिंह सेतु निगम के नए एमडी बनाए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कोऑपरेटिव बैंक में आग लग गई और बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर यह आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हजरतगंज डीएम आवास के साथ में ही यह बिल्डिंग है और मुख्यालय में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए। शीशा तोड़ के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, अंदर गए, जरूरी दस्तावेजों को निकाला। तो 8वें तल पे आग लगी थी, जिसको दमकल विभाग की टीम ने इस पर काबू पाया। खबर हापुड़ से है, जहां स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और अर्बन आशाओं ने अवैध उगाही का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई और सिग्नेचर के बदले घूस के 2000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। घूस ना देने पे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू नहीं करती साइन, हस्ताक्षर नहीं करती हैं और यहां पे एसडीएम कार्यालय पहुंच के प्रदर्शन किया गया। एसडीएम ने आशाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आरोप पर कैमरे के सामने बोलने से मेडिकल ऑफिसर ने इनकार कर दिया। हापुड़ के भीमनगर इलाके का यह मामला है। और मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, गंभीर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का यहां पे इन आशाओं ने कि जब तक पैसा ना दो तब तक हस्ताक्षर नहीं होते। ताहिर, आप सुन पा रहे हैं? ताहिर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए कि आखिर ये मामला क्या है और कितना गंभीरता से इसे लिया गया, जो कि गंभीर आरोप यहां पे लगाया जा रहा है। ताहिर, आवाज मिल रही है आपको? तो सवाल ये कि यहाँ पे कई बार शिकायत की गई, बताया जा रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही और बिना पैसे दिए हस्ताक्षर नहीं किए जाते। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ जो स्वास्थ्य महकमा है लगातार चर्चाओं में रहता है, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। आज जो है कुछ आशाएं इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और हंगामा किया। आशाओं का सीधा आरोप था जो यहाँ मेडिकल ऑफिसर है उनको पैसे दिए बगैर वो वाउचर पे साइन नहीं करते, बिना 2000 या 2500 रुपए लिए उनका साइन नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वाउचर पास नहीं होता, उन्हें पैसा नहीं मिलता। आशाओं ने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की और सीएमओ से भी इस मामले की शिकायत की और जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद वो एसडीएम कार्यालय पहुंची और हंगामा किया। बड़ा सवाल पैदा होता है कि आशाएं जो मेहनत करती है, लगातार दिन रात मेहनत करती है, उन्हीं आशाओं पर
होती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, उसमें भी ये लोग इस तरीके का भ्रष्टाचार करेंगे तो कैसे जो है काम चलेगा। स्वास्थ्य महकमे में इस तरीके के भ्रष्टाचार की बातें आम हो गई है। बहुत शुक्रिया ताहिर जानकारी के लिए। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के भले ही दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो बिना पैसा लिए काम नहीं कर रहे।